हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का परिणाम जो है वह हमारे सामने आ जाएगा और इसके बाद जो है वह इंटरव्यू की प्रोसेस जो है वह भी स्टार्ट हो जाएगी। इंटरव्यू को लेकर के पिछली वीडियो में हमने कुछ क्लासें कुछ बातें की हैं और इसी श्रृंखला में आज की जो बात करेंगे वह क्या है कि एक बच्चे के अंदर शिक्षण जो अपना टॉपिक है, अर्थात हमारा जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की तैयारी तो वह बहुत अच्छी तरह से रिटर्न में कर लेता है और इंटरव्यू के लायक भी वह तैयारी जो है वह कर लेता है। लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि इंटरव्यू में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ पर गलतियों को नहीं करना है, या क्वेश्चन का अगर वो क्वेश्चन किसी कोई ऐसे क्वेश्चन को वो पुटअप कर रहे हैं तो उस अगर उसका हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो उसको हमें कैसे फेस करना है और या फिर उसका जवाब जो है वह किस तरह से देना है, ये सारी चीजें हैं। या फिर इंटरव्यू का जो इंटरव्यू रूम है उसमें एंट्री से लगा करके एग्जिट तक जो हमें विशेष बातों का जो ध्यान रखना होता है, जो कि एक इंटरव्यू के लिए कह सकते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो एक प्रोसेस है इंटरव्यू का, एक कह सकते हैं कि एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करना होता है कि हमें अंदर जाकर के उनको अभिवादन किस तरह से करना है, इसके बाद वहां जाकर के किस तरह से चेयर पे बैठना है और किस तरह से उनके क्वेश्चन जो है उन क्वेश्चनों का जवाब हमें देना है। दूसरा, इंटरव्यू को किस तरफ किस रुख की ओर हमें मोड़ना है, ये सारी चीजें जो है वह कैंडिडेट को पता हो, क्योंकि अपना प्लस पॉइंट और अपना माइनस पॉइंट जो है वह हमें बहुत अच्छी तरह से पता होता है, तो हम इंटरव्यू को भी उस दिशा में जो है वह मोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंटरव्यू जो है उस इंटरव्यू में। आरपीएससी में जैसे ही हमारा जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन हम वहां पर जाते हैं, तो वहां जाने के बाद क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस प्रक्रिया के दौरान उसके बाद हम इंटरव्यू रूम में पहुंचते हैं, ये सारी चीजें हम आज बात करेंगे। तो देखिए, जिस दिन आपका इंटरव्यू मॉर्निंग शिफ्ट में हो तब भी या फिर इवनिंग शिफ्ट में भी हो, जब भी आपका इंटरव्यू हो तब क्या होता है, वहां पर जाने के बाद उस दिन जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन आपका इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो विस्तृत आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भेजा है उसको वहां पर फिर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो ओरिजिनल है वहां पर चेक होते हैं और वहां पर जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो जाते हैं, तो चेक होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक हो गए, उस डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद फिर आपको एक जो है कह सकते हैं कि इंटरव्यू रूम अलॉट होता है। वह हमें बिल्कुल गोपनीय होता है कि हमें यह भी नहीं पता होता है कि हाँ, जब तक अंदर रूम में जाने से पहले यह तक भी पता नहीं होता है कि हमारा इंटरव्यू किस बोर्ड में होने वाला है। ठीक है, यहां तक का सारा कार्य गोपनीय होता है और जैसे ही आपको बोर्ड अलॉट हो जाता है फिर आपको बोल दिया जाता है कि इस बोर्ड में यहां पर आपको बैठना है और फिर वहां से आपको इंटरव्यू रूम के लिए कॉल होगा। तो फिर वहां पर हम इंतजार करते हैं और बारी बारी से फिर एक एक कैंडिडेट का इंटरव्यू स्टार्ट होता है। जैसे ही हमारा इंटरव्यू आता है, हमारा नंबर आता है, तब हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे इंटरव्यू रूम में एंट्री करते हैं तो हमें सबसे पहले जो भी हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं या आरपीएससी चेयरपर्सन जो भी है, उनसे हमें अंदर आने की सबसे पहले परमिशन मांगनी है कि सर मैं अंदर आ सकता हूं या अंदर आ सकती हूं। ठीक है, इस तरह की आप जैसे ही परमिशन मांगेंगे तो वो आपको अंदर आने के लिए बोल देंगे कि हाँ आ जाइए। और जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो इंटरव्यू रूम में एंट्री करते ही आपको जो मोस्ट ऑफ देखा जाता है या जिनके इंटरव्यू पहले हुए हैं या मेरा इंटरव्यू हुआ था, उस अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि आरपीएससी के एक बोर्ड के अंदर दो तो होते हैं, वह सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं और एक जो होता है वह चेयरपर्सन होता है। वो आरपीएससी का कोई मेंबर हो सकता है या आरपीएससी का कोई जो चेयरमैन है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 या 4 लोगों का मिलकर के एक बोर्ड बनता है। और मेरे इंटरव्यू की बात करें तो मेरे इंटरव्यू में 3 लोग बैठे थे, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे और एक जो है वह आरपीएससी के चेयरमैन साहब थे। ये 3 लोग मेरे बोर्ड में बैठे हुए थे और 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट और चेयरपर्सन, आरपीएससी चेयरपर्सन। जैसे ही आप वहां पर उनके सामने जाएंगे तो उन तीनों के सामने एक काउंट मतलब टेबल होगा, टेबल के सामने एक चेयर होगी। चेयर और टेबल की जो डिस्टेंस है वह इतनी ही रहती है कि आप इजीली आराम से उसको बैठ सकते हो, तो आपको कहीं उस चेयर को हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी इन केस आपको लगता है कि चेयर को थोड़ा सा टेबल से मेरे को दूर करना है,
तो आपको उस चेयर को इस तरह से उठाना है कि किसी भी तरह का कोई आवाज जो है वह नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप उस चेयर पर बैठ जाइए। जैसे आप वहां पर पास में जाएंगे तो उस चेयर के पास में खड़ा रह जाना है और वो लोग बोलेंगे कि आप बैठ जाइए, तब आपको फिर उस चेयर पे बैठना है। जैसे ही आप चेयर पर बैठ जाएंगे, फिर आरपीएससी चेयर पर्सन जो भी है वह आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करेगा कि आपका नाम क्या है, या फिर जो भी उसको क्वेश्चन करने हैं। मोस्ट ऑफ नाम से स्टार्ट होता है इंटरव्यू। आपका नाम क्या है, आपके नाम का अर्थ क्या है, फिर वर्तमान में आप क्या करते हैं, इस पोस्ट पर क्यों आना चाहते हैं। आप जैसे स्कूल एजुकेशन में हैं, आप पहले स्कूल एजुकेशन में थे, आप कॉलेज एजुकेशन में आ रहे हो तो क्यों आना चाह रहे हो, इसके सारे क्वेश्चन के फैक्ट आंसर बहुत अच्छी तरह से आपको रजिस्टर में लिखने हैं पहले, और उसके बाद फिर उसको वहां पर प्रेजेंट करना है कि, और रीजन जो है वह बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं एक स्टूडेंट का मॉक इंटरव्यू ऐसे ही ले रहा था कॉल पे, तो उसको मैंने पूछा कि आपका सबसे अच्छा टॉपिक क्या है। तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं सर ग्रामर से हूं और मेरे को ग्रामर बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने पूछा कि ग्रामर में कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट का जवाब था कि सर मुझे संधि बहुत अच्छी लगती है। तीसरा क्वेश्चन मैंने फिर पूछा था कि आपको संधि ही क्यों अच्छी लगती है। तब स्टूडेंट का जवाब ये था कि सर संधि इसलिए अच्छी लगती है, बहुत सरल है और आराम से समझ में आ जाती है, इसलिए सर संधि अच्छी लगती है। तो देखिए, एक ये जो जवाब है वह ये दर्शाता है कि आपका कोई भी जो जवाब है वह पहले से प्री प्लान्ड नहीं है, अगर आपने उस चीज के बारे में सोचा नहीं है। इसलिए ये थोड़ा सा जवाब है उसको थोड़ा सा और मतलब संस्कृत रूप में अगर आप प्रस्तुत करोगे, परिमार्जित रूप में प्रस्तुत करोगे, तो इसको इस तरह से कह सकते हो कि सर मुझे संधि इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि संस्कृत का जो व्याकरण है वह बहुत परिनिष्ठ व्याकरण है, और परिनिष्ठ व्याकरण जो संस्कृत की है उसमें संधि जो है उसका संधि का एक अहम भूमिका है। अगर संधि समझ में आ जाती है तो संस्कृत व्याकरण को बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ में संस्कृत व्याकरण अगर पढ़ ली तो निश्चित रूप से आपको संस्कृत साहित्य में कहीं भी कोई कठिनाई नहीं महसूस होगी। इसलिए सर मुझे संधि टॉपिक अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा अगर आप पहले से क्वेश्चनों के आंसर प्री दिमाग में सेट करके जाओगे या उनको रजिस्टर में लिख करके तैयारी करके जाओगे तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से उसके आंसर वहां पर प्रस्तुत कर पाओगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे ही वहां पर चेयरपर्सन आपको क्वेश्चन पूछते हैं, सारे क्वेश्चन जो अपने व्यक्तित्व से रिलेटेड हैं, अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा अच्छी तरह से आप रजिस्टर में नोट डाउन करें, और इसके बाद उसको वहां पर देखिए। आप पहले से अगर तैयार उसको लिख लोगे या तो थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर इधर उधर हो सकता है, क्योंकि इंटरव्यू का कोई भी आंसर, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सब्जेक्ट से अदर की जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं, कोई भी आंसर उसका फिक्स नहीं होता है। लेकिन आप पहले से अगर लिख करके इस तैयारी को कर लोगे तो आपके वहां जो आंसर जो प्रस्तुत करोगे वो उनको भी ऐसा लगेगा कि वास्तव में मतलब कैंडिडेट जो है वह बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके आया है। दूसरा है जो उसका जो सोचने का तरीका है वह बहुत अच्छा है। इसलिए थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन। और दूसरी बात, मैं इंटरव्यू के लिए जो मैंने महसूस किया है वो ये है कि आप खुद से ही क्वेश्चन करो, खुद से ही क्वेश्चन करो, खुद से ही आंसर दो कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों होगा। क्वेश्चन पूछ लिया कि आप ऑलरेडी स्कूल व्याख्याता हैं और आप कॉलेज एजुकेशन में क्यों आना चाहते हो, तो आपको उसका बहुत अच्छा सटीक आंसर आना चाहिए कि सर मैं स्कूल व्याख्याता हूं और कॉलेज व्याख्याता बनना चाहता हूं, और इसका रीजन अगर आप सोच समझ के नहीं आए हो पहले से तो इसके जवाब क्या दोगे कि सर इसमें फाइनेंशियल अच्छा बेनिफिट है, इकोनॉमिक्स फायदे हैं ये। लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन, ये आंसर एक सटीक आंसर नहीं कह सकते या सारगर्भित आंसर नहीं कह सकते इसको, और इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट भी हमारे मार्किंग पर पड़ सकता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों का आंसर, और वास्तव में अपन एक हायर एजुकेशन में एंट्री कर रहे हैं तो हमारा जो उद्देश्य है वह भी ऐसा होना चाहिए कि सर मैं पहले स्कूल एजुकेशन में था और अब कॉलेज एजुकेशन में आना चाह रहा हूं। इसका मकसद यह है मेरा कि स्कूल एजुकेशन में रहते हुए मैं बहुत कम बच्चों से डील कर पा रहा था और कम बच्चों तक मैं पहुंच पा रहा था, और मैं चाहता हूं कि मेरे को जितना नॉलेज है या मैंने जितना ज्ञान अर्जित किया है
वो मैं चाहता हूं कि इसको मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा पाऊं, और शायद ये अवसर मुझे है जो मुझे कॉलेज शिक्षा में मिलने का, मुझे लगता है कि ये अवसर मुझे वहां पर बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध हो सकेंगे। इसलिए मैं कॉलेज एजुकेशन में या हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इस तरह के क्वेश्चन आप खुद से कीजिए, और इस तरह के क्वेश्चनों के आंसर जो हैं आप खुद से ही उनके जवाब दीजिए। तो आपको एक सेटिस्फेक्शन, और आप जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि वास्तव में इस तरह से तैयारी अगर की जाएगी तो आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अगली बात अपन करते हैं। थोड़ा सा अपन सब्जेक्ट से हट गए थे। चेयरमैन जो भी होगा या चेयरपर्सन जो है वो आपसे आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। आपके होम डिस्ट्रिक्ट है, आपकी जो शिक्षा है वह कहां से हुई है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और दूसरी बात, ये जो स्टार्टिंग का जो है दौर, मतलब इन्होंने जो क्वेश्चन वगैरह किए हैं, अगर ये फेस आपका बहुत अच्छी तरह से आप उसको कर लेते हो फेस, तो कहीं ना कहीं मार्किंग पॉजिटिव ही होगी आपकी, है ना। अगर आपका यही जो स्टार्टिंग का दौर अगर बिगड़ जाता है, अगर आप चेयरपर्सन के माइंड में आप ये सेट हो जाता है कि बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी नहीं है ना, या फिर परफेक्ट नहीं है स्टूडेंट, तो मार्किंग कहीं ना कहीं नेगेटिव होने के भी चांस होते हैं। इसलिए मैं नो डाउट मैं इस के पूरे उसके साथ कह सकता हूं, विश्वास के साथ में, कि आप सभी इंटरव्यू के लिए मतलब सेलेक्ट हुए हो तो आपका सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, और ये चीज एक्सपर्ट को भी पता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के साथ में ये चीजें जो आपकी बेसिक आपके नेचर से रिलेटेड हैं, आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड जो चीजें हैं, अगर उसकी तैयारी को आपने नहीं किया, अगर उसके क्वेश्चनों को या उनके जो आंसर है वह एक सार गर्भित आपने प्रस्तुत नहीं किए, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि जो पहला प्रभाव है वही अंतिम तक रहता है, और फिर वह कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इन आंसरों को भी खुद से कीजिए और इनके आंसर आप खुद दीजिए, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा महसूस करोगे। इसके बाद ये दौर हो जाता है, फिर अगला दौर जो होगा वह सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपसे विभिन्न क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है काव्य शास्त्रीय क्वेश्चन कर लें, साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चनों को कर लें, और इसके बाद दर्शन है, वैदिक साहित्य है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चनों को पूछा जाएगा। और पूरा विश्वास है इसमें आप कहीं भी कंफ्यूज भी नहीं होंगे और सारे आंसर अच्छी तरह से दोगे, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि आप बहुत इंटरव्यू तक पहुंचना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं ऐसी उम्मीद लगाता हूं यहां पर कहीं भी आपको समस्या नहीं आएगी। तीसरी बात जो है वह होती है एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है, उसके सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से देखना, उसमें क्या क्या प्रावधान है ये देखना है। एजुकेशन पॉलिसी जो अभी वर्तमान में आई है उसके साथ में ही पूर्व की जो एजुकेशन पॉलिसियां हैं उसमें उनका कंपैरिजन भी हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या कंपैरिजन इनमें किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद ये होने के बाद आपको बोर्ड पर एक शिक्षण टॉपिक को पढ़ाने के लिए कहा जाएगा। इसमें सामान्य तौर पर हमें हमारी पसंद का ही टॉपिक पढ़ाना होता है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो हैं वह उनकी तरफ से भी टॉपिक बोल देते हैं कि आप इस टॉपिक को पढ़ाइए। इसलिए मैं हमेशा ये चीज कहता हूं, और जो मैंने भी किया था वह ये था कि हर एक टॉपिक में से, हर एक यूनिट में से आपको दो दो टॉपिक ऐसे तैयार कर लेने हैं कि वह अगर यूनिट कोई दे देता है, जैसे वैदिक साहित्य का कोई एक टॉपिक पढ़ा लीजिए, या फिर व्याकरण से कोई एक टॉपिक पढ़ा लीजिए, या फिर संधि समास कारक किसी का भी एक कोई टॉपिक अगर हमारी पसंद से पढ़ाना है, तो आपको जिसमें आप परफेक्ट हो, जो आप बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, उसको आप वहां पर पढ़ाइए। टॉपिक का सिलेक्शन करते समय कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं जिसमें वह यह समझते हैं कि जितनी मैं विद्वत्ता को अधिक वहां प्रस्तुत करूंगा उतना उन पर प्रभाव अच्छा पड़ेगा, लेकिन यह आपकी गलतफहमी है। विद्वत्ता प्रदर्शित करना वहां शिक्षण का कार्य नहीं है। शिक्षण, जब भी आप वहां पर टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हो, उस टॉपिक को प्रेजेंट करवाने का उद्देश्य आरपीएससी का भी यही है कि बच्चा जो है ना, जो भी स्टूडेंट है, उसका शिक्षण में प्रस्तुतिकरण कैसा है ये चेक करना है, न कि विद्वत्ता को उसको चेक करना है। विद्वत्ता तो आपकी रिटर्न एग्जाम में चेक हो चुकी है। इसलिए फिर मैं ये चीज लाइन फिर रिपीट कर रहा हूं, आपकी
अध्यापन की शैली को वहां देखने का रीजन सिर्फ यह है कि स्टूडेंट या कैंडिडेट का प्रस्तुतिकरण कक्षा में कैसा है, उस चीज को चेक करना है। इसलिए आप ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करें जो एकदम इजी हो, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से वहां पर प्रस्तुत कर सकें। ऐसे टॉपिक को ही आपको सेलेक्ट करना है। इसलिए आप कहीं भी विद्वत्ता को प्रदर्शित करने का प्रयास कतई नहीं करें। अगर आप करते हो तो उलझ जाओगे, क्योंकि जितना विद्वत्ता प्रदर्शित करोगे उतने कॉन्सेप्ट ओपन होते जाएंगे और उतने ही क्वेश्चन पुटअप होते जाएंगे। इसलिए आपको शॉर्ट एंड स्वीट 5 या 7 मिनट में टॉपिक एंड हो जाने चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बहुत बड़ा श्लोक ले लिया, शार्दुल विक्रीडितम का, शार्दुल विक्रीडितम छंद का कोई छंद श्लोक ले लिया और वो 4 लाइन लिखते ही आपको 10 मिनट हो जाएंगे। और इतना वो लोग आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं देंगे, सीधा सा बोल देंगे, मतलब 2 लाइन लिखिए और बोल देंगे ठीक आप बैठ जाइए। मतलब पूरा श्लोक प्रस्तुत करने का भी समय आपको वहां पर नहीं मिले। इसलिए अंदर से थोड़ा सा खेद होगा कि मेरे को, इसलिए अगर आप कोई श्लोक लेना है आपको तो सिंपल सा 2 लाइन का कोई भी अनुष्टुप का छंद है, अनुष्टुप छंद में है, आर्या छंद में है, ऐसा कोई श्लोक ले लीजिए, उसको पढ़ा दीजिए। या फिर व्याकरण का कोई सूत्र है तो उस सूत्र को पढ़ा लीजिए। या फिर दर्शन की बात करें तो दर्शन का कोई भी सत्कार्यवाद है या फिर अनुबंध चतुष्टय है, इस तरह का कोई टॉपिक आप ले रहे हो तो उसको शॉर्ट एंड स्वीट, और शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ाना। और उसके साथ में जो एक कार्य मैंने किया था वो मैं आपको बता देता हूं। जब मैंने पढ़ाने के लिए टॉपिक की तैयारी की थी तो वैसे स्कूल एजुकेशन में पहले से था तो पढ़ाने की कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी बोर्ड पर मैं पढ़ाता था और इसकी हमारे किसी भी फ्रेंड वगैरह को बोल देता था कि इसको रिकॉर्ड कर, मैं पढ़ा रहा हूं। और पढ़ाते वक्त तो वो जो रिकॉर्डिंग है फिर उसको बाद में मैं देखता था कि इसमें मैंने कहां पर क्या गलती की है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप अगर करते हैं तो शायद आप जिस दिन इंटरव्यू में क्लास लोगे तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी कि मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लास को भी प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो क्लास को जैसे आप प्रेजेंट करते हो, क्लास को प्रेजेंट होने की मतलब वही बोल देंगे कि ठीक है आप बैठ जाइए, तो आपको वापस चेयर पे आकर के चेयर के पास आकर के बैठ जाना है और जो भी बोर्ड के मेंबर है उनको थैंक यू बोलना है। दूसरी बात, जब भी आप क्लास में इंटरव्यू बोर्ड के रूम के अंदर एंट्री करें तो प्रत्येक मेंबर को अलग अलग तौर पर अभिवादन करें। सबसे पहले चेयर पर्सन जो भी है उनको नमस्ते करें, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनको नमस्ते, और दूसरे एक्सपर्ट हैं उनको भी। मतलब कहने का मतलब है सामूहिक तौर पर अभिवादन नहीं करके उन सबको पृथक पृथक पर्सनल रूप से उनका अभिवादन करें और इसके बाद आप अंदर प्रवेश करें। इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज हो गई, बोर्ड पर क्लास हो गई। इसके बाद फिर आपको बैठने को लिए बोल देंगे। इसके बाद आपने जो पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चनों को पुटअप किया जाएगा। 2 या 3 क्वेश्चन को फिर पुटअप किया जाता है कि आपने यहां पर ये पढ़ा बोला है तो ऐसा क्यों बोला, इसको या इसकी जगह ये, या उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसके बाद होंगे। और इसके बाद आपका इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा और आपको बाहर जाने के लिए बोल दिया जाएगा। और जैसे ही आपको बाहर जाने के लिए बोलते हैं तो थैंक यू सर ये बोल करके आपको फिर बाहर निकल जाना है। ठीक है, और इस तरह से आपका इंटरव्यू भी समाप्त हो जाएगा। और अगर इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है तो आपको अंदर से एक गुड फीलिंग होगी, अच्छा लगेगा कि वास्तव में मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। दूसरी बात, बच्चे बहुत से क्या होते हैं कि जितना ज्यादा लंबा इंटरव्यू होता है तो ये सोचते हैं कि ज्यादा लंबा इंटरव्यू हुआ है मतलब बहुत अच्छा गया। नहीं, समय, इंटरव्यू का समय जो है वह इंटरव्यू का लेवल मापने का कोई पैमाना नहीं है। बहुत से ऐसे इंटरव्यू भी मैंने देखे हैं जो कि 12, 13 या 15 मिनट में समाप्त हो गए हैं और उनका सिलेक्शन हो गया है। ऐसे इंटरव्यू भी देखे हैं मैंने 32, 33 और 35 मिनट भी चले हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसे इंटरव्यू भी, ऐसे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू भी मैंने सुने हैं और देखे। इसलिए इंटरव्यू का जो समय है वह सिलेक्शन का या मार्किंग का, नंबरिंग का कोई पैमाना नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत कर सकूं, यह चीज आपको वहां पर प्रस्तुत करनी है। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगली क्लासों में अपन जो है वह एक शिक्षण टॉपिक है, उनके शॉर्ट्स वीडियो जो है, मतलब 5 या 7 मिनट के शॉर्ट वीडियो जो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो मैं एक एक करके टॉपिक आपको बता दूंगा। जैसे आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरे लायक है और मुझे करना चाहिए इसकी तैयारी, तो आप उसको टॉपिक को और अच्छी तरह से प्रेजेंट करें, प्रस्तुत करें। उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूंगा ताकि आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं हो। इसके बाद आगे जो बात करेंगे अपन, जो ड्रेसिंग सेंस है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें क्या पहनना चाहिए, क्योंकि कपड़े जो है हमारा वह
बहुत बड़ी भूमिका रखता है इंटरव्यू में। तो हमारी वेशभूषा किस तरह की होनी चाहिए इंटरव्यू में, हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरह के पहनने, क्या पहनने, ये सारी चीजें जो हैं वह अपन अगली क्लास में फिर देखेंगे। आज की क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं। चलिए, आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से, और इंटरव्यू ध्यान रखना, आप कट ऑफ से ये लगता है कि सर मेरे तो फाइनल इंटरव्यू कॉलिंग कट ऑफ से 5 या 7 नंबर ही प्लस में, तो मेरे को नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू की तैयारी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर आप इंटरव्यू कट ऑफ से 2 नंबर 3 नंबर, अगर आपको आरपीएससी ने मौका दिया है इंटरव्यू में जाने का, तो आपको बहुत अच्छी तरह से तैयारी को, मतलब ये एक अवसर है, उस अवसर को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। हो सकता है इस भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हो, बहुत जल्दी दूसरी भर्ती फिर आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए, ध्यान रखना, बहुत अच्छी तरह से अपने इंटरव्यू की तैयारी को कीजिए, और कहीं पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ज्ञान की परीक्षा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये तो आपका जो प्रस्तुतिकरण का तरीका है उसको वहां पर निखारने की या उसको चेक करने की जरूरत है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, अगली क्लास के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।